हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ पी ब्लॉक की जो हाइड्राइड्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, उनकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। 5 प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी जो सभी ग्रुप्स के लिए कॉमन होती हैं। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, कॉमन तो होती हैं लेकिन कुछ जगह पर उनमें वेरिएशंस या एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ 6 नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th का कंसेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। पीरियोडिक टेबल के 3 एलिमेंट, फ्लोरीन जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, 4.0 होती है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Then oxygen second highest electronegative, then nitrogen 3.0 थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन तीनों एलिमेंट्स की अंदर कैपेसिटी होती है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। जब ये अपने हाइड्राइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लाइक HF, H2O और NH3, ये तीनों मॉलिक्यूल, ये ग्रुप 17 के अंदर आएगा, ये ग्रुप 16 के अंदर आएगा और ये ग्रुप 15 के अंदर आएगा। इट मीन्स दैट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है हम 3 ग्रुप्स के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, 15, 16 और 17 के लिए। तो ये तीनों हाइड्राइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, जिसको होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। क्योंकि होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम किस बॉन्डिंग की बात करते हैं, जिसमें सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनता जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाता है और मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते जाते हैं, एसोसिएट होते जाते हैं। हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। लाइक वाटर और अल्कोहल के बीच में बॉन्डिंग होगी तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम यहाँ पर बात करें इन्हीं सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, HF मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये जो 3 एलिमेंट हैं इनके साथ जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो हाइड्राइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस में हाइड्राइड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। इन ग्रुप 15 NH3, 16 water and in 17 HF form homo intermolecular H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होगी, HF मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन एटम्स के बीच में किसका काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होगी, HOH HOH HOH। मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन जो एटम्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन एटम्स के बीच में किसका काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। मीन्स एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये इसका कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर ये H बॉन्ड है और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली इन अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन 2 एटम्स के बीच में ब्रिज का काम करेगा।
इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगा क्या, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, जिससे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाएंगे, इनकी फिजिकल स्टेट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ये लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट सिर्फ हम किसके लिए बात करें, 17 ग्रुप, 16 ग्रुप और 15 ग्रुप के लिए इनके हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी होती है। बट नोट करने की बात यह है कि सिर्फ HF, H2O, NH3 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे, बाकी हाइड्राइड्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होगा। क्या कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, नंबर 1 कंडीशन ये है, नंबर 1 हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है स्मॉलर साइज, साइज उसका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। ग्रुप 15 के अंदर अमोनिया के अलावा जब आप PH3 की बात करते हैं या ASH3 की बात करते हैं, ऑनवर्ड आगे बात करते हैं, तो इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है और साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। सिर्फ अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और साइज छोटा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। सिमिलरली H2S 16 ग्रुप में H2Se, H2Te ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। इसका रीजन है इनमें जो सेंट्रल एटम है उसका साइज बड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी और साइज इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन ग्रुप्स के जो फर्स्ट हाइड्राइड्स है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1 to 3 पोजीशन हाईएस्ट होती है और साइज इनके छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसी तरह से HCl, HBr, HI इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, रीजन सेम है। क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी क्या हो जाती है, कम। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी 3.0 होती है और यहाँ नाइट्रोजन की भी हम क्या कर रहे हैं, 3.0 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बता रहे हैं। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, बट HCl कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन क्या होगा इसका रीजन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो दोनों की सेम है, बट क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ क्लोरीन एटम, डोमिनेंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल डिक्रीज, दैट्स व्हाई इट विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डोमिनेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब HF, H2O, NH3 इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती ही होती है, इसके अलावा इनके अंदर डाइपोल अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होता है। दूसरा जो अट्रैक्टिव फोर्स है कौन सा है, डाइपोल अट्रैक्शन, ये भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और डाइपोल अट्रैक्शन भी होता है। HCl के अंदर केवल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में कंसेप्ट है, 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। अब इसके अंदर यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट हमने लिया है, इन तीनों एलिमेंट की, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका एनोमलस बिहेवियर भी है बाकी एलिमेंट्स के साथ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्राइड ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं, बाकी हाइड्राइड्स इन रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते। दिस इज ऑल्सो एनोमलस बिहेवियर ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर हम और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ सॉलिबिलिटी में अमोनिया एंड HF। वाटर को हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम वाटर में सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वाटर तो खुद जो है
उसी में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया और HF वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर रीजन ड्यू टू H बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बाकी हाइड्राइड्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते ग्रुप 15, 16, 17 के लिए, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये भी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ग्रुप 15, 16 और 17 के लिए। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है उसको डिफाइन किया जाता है, उसको ले। ये 7th नंबर पर मैंने सॉल्युबिलिटी को लिया है। 8th पर अब हम किसको लेंगे, 8th बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाइड्राइड्स के टॉपिक का या हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज का एक तरह से जीस्ट है, एक तरह से इनका हार्ट है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आता ही आता है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनके जो ऑर्डर्स हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के, वो किस तरह से लिखे जाते हैं और उनके रीजन्स क्या हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन जनरल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि जो वान डेर वाल फोर्सेज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ बढ़ता है। लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की पैकिंग के ऊपर, फिजिकल स्टेट के ऊपर, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट की। तो इन जनरल क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंक्रीज होगा। ग्रुप 14 में रेगुलर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप 15, 16 और 17 की। ग्रुप 15 बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं पहले। ग्रुप 15 में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, PH3, ASH3, then NH3 and then SBH3 and BiH3। मीन्स अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिड में आ रहा है, PH3 और ASH3 से ज़्यादा होता है। इन दोनों से ज़्यादा होने का कारण है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, जिससे बॉइलिंग पॉइंट PH3 और ASH3 से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इन दोनों से कम होने का रीजन क्या है, यहाँ पर वान डेर वाल जो फोर्सेज है उनका मैग्नीट्यूड मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हो जाता है, जिससे इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है NH3 हैज हायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी जोड़ देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, तो मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का भी हम डिस्कस करेंगे। NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देन PH3 गिव रीजन। ये बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन किसके अंदर रहेगा, ग्रुप 16 में, उसकी भी अभी अपन बात करेंगे। क्यों होता है ऐसा, सिंपली आपको इसके बारे में अगर पूछ रहा है तो आपको इसके बारे में लिखना है। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया मॉलिक्यूल इट हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन NH3। बस इतना आंसर होगा, क्योंकि PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। कई बार आप लोग गलती कर देते हो
किस में लिख देते हो NH3 में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और PH3 में लिखते हो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है क्योंकि PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप 16 के जो मेंबर है, ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, H2S, H2SE, H2TE एंड H2O। H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। अगेन द रीजन इज सेम, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन बनता है, H2O हैज, ये बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर मेल्टिंग पॉइंट में भी बात करेंगे, अभी हम मेल्टिंग पॉइंट अभी ज्यादा होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट देन H2S। सेम रीजन बनेगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा होता है। सो ये है ग्रुप 16 और 15। अब अगर हम 17 की बात करें, ग्रुप 17 में जो ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का वो क्या होगा, HCl, HBr, HI एंड HF। सो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, वो मॉलिक्यूलर मास को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स का क्या होता है, बढ़ता जाता है, लेकिन इनमें HF, H2O और NH3 एक्सेप्शनल केसेज हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीजन है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे इनके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से स्ट्रांगली एसोसिएट हो जाते हैं। इनको तोड़ने के लिए हीट ज़्यादा देनी पड़ती है या उनको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हीट ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये एक तरह के एक्सेप्शनल केस हो गए, अदरवाइज सब में रेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है। जैसे H2S से ज़्यादा H2SC का, H2SC से ज़्यादा H2TE का रेगुलर, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। HCl से ज़्यादा HBr, HBr से ज़्यादा HI, लेकिन ये दोनों एक्सेप्शनल केसेज हैं। यहाँ पर इन दोनों से ज़्यादा अमोनिया का है, तो उसका रीजन भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से इन दोनों का ज़्यादा रहता है। ये ऑर्डर बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट के जो ऑर्डर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 15 की अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट का वो क्या होगा, PH3, उसके बाद ASH3, SBH3 और NH3। अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट रहेगा। ये ऑर्डर फॉलो होता है। सिमिलरली ग्रुप 16 के अंदर अगर हम बात करें तो ग्रुप 16 में रेगुलर होता है ऑर्डर H2S, H2SE एंड देन H2TE। H2O अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और ग्रुप 17 में यहाँ पर एक्सेप्शन है थोड़ा सा। ग्रुप 17 के अंदर जब हम बात करेंगे तो जो ऑर्डर होगा वो HCl, HBr एंड देन HF एंड देन HI। यहाँ पर फिर मास का कंसेप्ट आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास का। तो HI का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो HF से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज HF, NH3, H2O उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो ज़्यादा होने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। 9th नंबर पर मैं बात कर रहा हूँ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, दैट इज एसिडिक नेचर। सो नेक्स्ट जो 9th प्रॉपर्टी है वो है आपके पास एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर हम किससे रिलेट करते हैं, किसी हाइड्राइड के हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी पर। जितना आसानी से वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, H+ आयन को रिलीज करेगा, उसको हम उतना अच्छा एसिडिक मानेंगे। या यूँ कहें
उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज़्यादा होगी। और अगर हम Ka की बात करें तो जिस हाइड्राइड के आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो हाइड्राइड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या यूँ कहें कि जिस हाइड्राइड की pKa की वैल्यू लो होगी, पोटेंशियल ऑफ Ka या पावर ऑफ Ka, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ये हाई होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, लो। ये दोनों कंडीशन किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H+ आयन आसानी से रिलीज कब होगा, जब EH बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया, या EH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम रहेगी। दोनों प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। उसी के बेसिस पर हम एसिडिक बिहेवियर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मेनली दो ग्रुप्स के अंदर एसिडिक बिहेवियर को डिस्कस किया जाता है, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। एसिडिक नेचर को हम रिलेट कर रहे हैं टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन ऑन आयनाइजेशन। और ये इंक्रीज कब होगा, विच विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मीन्स हम कह सकते हैं एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, H+ आयन रिलीज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी, या जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी H+ आयन रिलीज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप 16। ग्रुप 16 के अंदर जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, H2O, H2S, H2TE, H2SE और H2TE। ये ऑर्डर होगा किसका, एसिडिक नेचर का, ग्रुप 16 में। और ग्रुप 17 में जो ऑर्डर होगा एसिडिक नेचर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रुप 17 से आते हैं, HF, HCl, HBr and HI. These two are most acidic. अब क्या होगा, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, जब अपन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में इनके K की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। वैल्यू ऑफ Ka विल इंक्रीज एंड वैल्यू ऑफ pKa विल डिक्रीज। ये दोनों फैक्टर किसको फेवर करेंगे, एसिडिक नेचर को। या तो pK जिसका लो होता है उसको मोर एसिडिक कहा जाता है, या यूं कहें जिसका Ka हाई होता है उसको मोर एसिडिक कहा जाता है। बिकॉज pK और Ka में क्या रिलेशन होता है, pKa इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। जो भी आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है उसका नेगेटिव लॉगरिथम अगर हम ले लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, pKa की वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल मैंने Ka की वैल्यू यहाँ पर ले रखी है कितनी, 10⁻⁻²। जब मेरे पास Ka की वैल्यू 10⁻⁻² है तो मेरा pKa की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितनी आएगी, pKa इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पर 10⁻⁻² लिखेंगे तो -2 को आगे लाएंगे +2 बन जाएगा, और 10/10 कितना हो जाएगा, 1। तो Ka की वैल्यू, pKa की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब यहाँ पर मैं Ka की वैल्यू लेकर के चल रहा हूँ 10⁻²। ज्यादा कौन सी है, 10⁻, दिस इज मोर वैल्यू एंड दिस इज लेस। दोनों को कंपेयर करें तो ये कम है। अब अगर मैं यहाँ पर pKa निकालूं इसके लिए तो pKa इज इक्वल टू मेरे पास आएगा कितना, जब मैं यहाँ पर क्या रखूंगा 10⁻², तो 2 आगे आके -2 बन जाएगा, 10/10 कितना हो जाएगा, 1। देयरफॉर pKa की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अब वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो ये लेस है
और ये क्या है मोर। तो जब pKa की वैल्यू लेस होती है तो एसिड स्ट्रॉन्ग माना जाता है, या Ka की वैल्यू हाई होती है तो एसिड को क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस तरह से हम इसके pKa या Ka के बेसिस पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसमें ग्रुप 17 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HI इज मोस्ट एसिडिक मोस्ट रिड्यूसिंग, दोनों में रीजन सेम है। मोस्ट रिड्यूसिंग की बात करेंगे तब भी रीजन यही है, मोस्ट एसिडिक की बात करेंगे तो भी रीजन यही है। सभी ग्रुप्स में ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं, इसलिए आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको हाइड्राइड्स की सारी प्रॉपर्टी, इस वीडियो को, इससे पिछले वीडियो को, सारी प्रॉपर्टीज आपको एक साथ क्लियर हो जाएंगी, फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास 10th नंबर पर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बेसिक नेचर। फॉर ग्रुप 15 हाइड्राइड्स, ये केवल 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। जो बेसिक नेचर का ऑर्डर है ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के लिए वो क्या होगा, NH3 PH3 ASH3 SbH3 एंड BiH3, ये ऑर्डर होगा। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा किसका, बेसिक नेचर। सभी पर एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है इन हाइड्राइड्स पर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर दे एक्ट एज लेवाइस बेस, लेकिन बेसिक नेचर जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब बेसिक नेचर को भी हम एसिडिक नेचर की तरह किस तरह से डिफाइन करते हैं, वैल्यू ऑफ Kb विल डिक्रीज, बेसिक नेचर डिक्रीज होती जाएगी अगर Kb की वैल्यू डिक्रीज होगी, और वैल्यू ऑफ pKb विल इंक्रीज। ये ऑर्डर किसका है, डिक्रीजिंग बेसिक नेचर का है। तो बेसिक नेचर Kb के, जैसे एसिडिक नेचर Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बेसिक नेचर Kb के आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिक नेचर pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसी तरह से बेसिक नेचर pKb के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब मेन चीज़ है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बेसिक नेचर क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम, इनको बेस क्यों कह रहे हैं। इन सभी के ऊपर लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये किसकी तरह से बिहेव करते हैं, लेवाइस बेस की तरह से बिहेव करते हैं। मीन्स इनके अंदर अपने लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। अब ये टेंडेंसी डिक्रीज क्यों होती है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है सेंट्रल एटम का और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाती है, वैसे वैसे क्या होगा, जो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी है वो सेंट्रल एटम की कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बड़ा होने से, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेंट्रल एटम पर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या यूँ कहें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़े साइज में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, बड़े साइज में फैल जाते हैं, जिससे उन इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी अवेलेबिलिटी डोनेट करने के लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will decrease at central atom. Hence, capacity to donate lone pair will decrease. इससे बेसिक नेचर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स बेसिक नेचर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। इसी तरह से मैंने एसिडिक नेचर के लिए वहां नहीं लिखा था पिछले पॉइंट में, यहाँ लिख रहा हूँ। एसिडिक नेचर अगर होती है हाइड्राइड्स की तो एसिडिक नेचर जो है वो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस का Kb हाई होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka हाई होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का pKb लो होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का pKa लो होगा। इस तरह से हम फिर बेसिक नेचर को किसके लिए स्टडी करते हैं, ग्रुप 15 के लिए स्टडी करते हैं। 11th नंबर पर मैं डिस्कस कर रहा हूं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। फॉर ग्रुप 17 हाइड्राइड्स। यहाँ पर मैं ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी हाइड्राइड्स पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स में ये मोस्ट कॉमनली पूछा भी जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होते हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं, फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू होता है आपके पास 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। ये 11th क्लास में आता है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बताते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किस तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं, किसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड में। 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB। व्हाट इज XA? XA इज ग्रेटर देन XB। XA उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, और XB उसको रिप्रेजेंट करता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो होती है। जैसे मैं बात करूं किसकी, HF की, तो HF में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 4.0 होती है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1 होती है। तो XA की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4.0, और XB की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2.1। इस तरह से इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लेंगे। जब ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर आता है वो किस तरह से आता है, HI में सबसे कम, उससे ज्यादा HBr में, उससे ज्यादा HCl में, और सबसे ज्यादा इसमें होते हैं HF में होते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर के अंदर क्या होता है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इस ऑर्डर में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इसकी आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4.0 होती है, इसकी कितनी होती है, 3.0। मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, 4.0 होती है फ्लोरीन की, यहाँ पर 3.0 होती है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.8 होती है, यहाँ पर 2.5 होती है। यहाँ डिफरेंस बहुत कम होता है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ इससे ज़्यादा होता है 0.9 का, यहाँ कितने का, 1.9 का। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज का डिफरेंस बढ़ता जाएगा हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे इस डायरेक्शन। अब जैसे जैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज होगा। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड पोलराइजेशन इन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एलिमेंट एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज़्यादा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ कम होते हैं, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड का क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। जब उस पोलराइजेशन की हम मैथमेटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं या वेक्टर वैल्यू निकाल लेते हैं बॉन्ड पोलराइजेशन की, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं।
जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज में डिफरेंस होता है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज होगा। मीन्स डाइपोल मोमेंट भी इस पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज में डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू में नीचे लिख रहा हूँ, इसका होता है 1.6, इसकी यूनिट होती है डी बाई, कैपिटल डी लिखते हैं, डी बाई। इसकी होती है 1.11 डी बाई, इसकी होती है 0.79 डी बाई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, और इसकी होती है 0.38 डी बाई। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब जगह फिक्स है, 2.1 रहेगी सभी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है किसकी, हेलोजन की। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परसेंटेज आयनिक करैक्टर बढ़ते जाते हैं हाइड्राइड्स के अंदर, और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। सिमिलर ट्रेंड अगर हम 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स पर एप्लीकेबल करें तो वहाँ पर भी यही एप्लीकेबल होगा। 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स पर एप्लीकेबल करें तो वहाँ पर भी यही होगा। 15 ग्रुप में अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज़ का डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में होगा, हाइड्रोजन और एलिमेंट में अमोनिया के अंदर ही रहेगा। 16 ग्रुप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। स्पेशली इसको ग्रुप 17 के लिए स्टडी किया जाता है, क्योंकि ग्रुप 17 के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ग्रुप 16 के लिए उसको हम डिस्कस करेंगे, वो है वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर जो होती है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ग्रुप 16 के अंदर मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जब पूछे जाते हैं तो ये इसी तरह से पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए पूछे जाते हैं। अब ग्रुप 16 के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, H2S, H2SE, H2TE और H2O। सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होता है, H2O का होता है, बिकॉज वोलेटाइल नेचर जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के बेसिस पर अगर हम वोलेटाइल नेचर का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे कम वोलेटाइल कौन रहेगा, H2O रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कम वोलेटाइल होगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका, उससे कम किसका होता है, H2TE का। तो इसका जो वोलेटिलिटी है वो H2O से क्या रहेगी, ज़्यादा, उससे ज़्यादा H2SE की और सबसे ज़्यादा H2S की। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे वीक बॉन्डिंग रहेगी। देयरफॉर ऑर्डर क्या बनेगा, H2O, H2TE, H2SE एंड H2O। ये वोलेटाइल नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये वोलेटाइल नेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर। जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में उसकी वोलेटिलिटी उतनी क्या रहेगी, कम रहेगी। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, जिसके अंदर मैं आपको वापस रिपीट करके बता देता हूँ। बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, रिड्यूसिंग बिहेवियर है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, एसिडिक नेचर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो प्रॉपर्टीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक नेचर है, थर्मल स्टेबिलिटी है। और मैं ये कहूँ कि ये सारी प्रॉपर्टीज जितनी मैंने आपको इससे डिस्कस की हैं इन ग्रुप्स के लिए, इन पर्टिकुलर हाइड्राइड्स के लिए, सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कुछ बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कुछ कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। हाइड्राइड्स होते क्या हैं, उनकी शेप किस तरह की होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है,
उनकी नेचर किस तरह की होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं हैलाइट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। इसी तरह से मैं आपको एक या दो वीडियो, एटलीस्ट 2 वीडियोज़ उसके अंदर बनेंगे। 2 वीडियोज़ के अंदर मैं आपको हैलाइट्स की सभी प्रॉपर्टीज़ और हैलाइट्स की नेचर, उनके अंदर मॉलिक्यूलर शेप किस तरह की होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, किस तरह से हम उसको डिटरमाइन करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल बबलू सर KVS केमिस्ट्री के साथ इसी तरह आप बने रहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी मैं बता रहा हूँ, पी ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को, जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको इसी तरह से मैं 1 या 2 वीडियोज़ के अंदर आपको कंपाइल फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके लिए आप मेरे चैनल बबलू सर KVS केमिस्ट्री के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।